नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, संचालक समय सारणी PCOM एवं किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो PCOM एवं CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, तो एक का आंसर होगा सी, CPTM। अगला प्रश्न है, समान एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय होते हैं। तो GNSR इसको बोला जाता है। तो GNSR में 18 अध्याय होते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय होते हैं। तो दुर्घटना नियमावली में 8 अध्याय होते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्सीडेंट मैनुअल भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन एवं ब्रेक यान में 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर एवं कितने प्रेशर की मात्रा होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 4.8 kg। अगला प्रश्न है, मालगाड़ी के इंजन में कितने मिमी तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। तो 50 mm तक मालगाड़ी के इंजन में या सवारी गाड़ी के इंजन में 50 mm तक फ्लैट टायर की अनुमत सीमा होती है और मालगाड़ी के डिब्बे में 60 mm तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। अगला क्वेश्चन है, जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी हो तब गार्ड स्टेशन मास्टर को दिन में हाथ तथा रात में कौन सी सिग्नल प्रदर्शित करेगा। तो यदि फॉलिंग मार्क क्लियर करके खड़ी है तो रात में सफ़ेद बत्ती स्टेशन मास्टर को दिखाएगा। अगला प्रश्न है, सतर्कता संकेतक और गति संकेतक से समतल जगह पर कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है 770 मीटर। ये समतल जगह पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक क्लास ओडिसी की अधिकतम गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ए क्लास ओडिसी की समान होती है और बी क्लास का 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सी क्लास ओडिसी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश करना किस प्रकार की दुर्घटना है। तो कैश साइडिंग में यदि गाड़ी प्रवेश कर जाती है तो वो सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम अनुमेय गति किनके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अधिकतम अनुमेय गति CRS के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, गंभीर दुर्घटना के समय कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी कौन होते हैं। यदि गंभीर दुर्घटना हो गया है तो उस समय कंट्रोल कार्यालय के कार्यभारी सीनियर TOM होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉशन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो कॉशन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से 1170 मीटर पहले लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, चलती हुई सामग्री गाड़ी से गिट्टी गिराते समय गति कितनी होनी चाहिए। तो यदि चलती हुई गाड़ी है और सामग्री गाड़ी है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गिट्टी को गिराते हुए जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वचल खंड में यदि ए मार्कर बूझा है तो सिग्नल क्या प्रदर्शित माना जाएगा, यानी सिग्नल क्या उसका संकेत दिखाएगा। तो स्वचल खंड में यदि यह मार्का बूझा है तो उसे हस्तचालित माना जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 हूटर बजने का अर्थ क्या होता है। यदि 2 हूटर बजा है तो उसका अर्थ होता है ART का होम स्टेशन पर जरूरत है। ART मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगला प्रश्न है, MACLS सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप
कितने मीटर होता है? तो ए में CLS व्यवस्था में 180 मीटर ब्लॉक ओवरलैप होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी किसमें दी होती है? तो अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी कार्य संचालन समय सारणी यानी WTT में दिया होता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में कौन सी सिग्नल दिखाएगा? तो यदि गाड़ी विखंडन हो गया है तो गार्ड दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करके दिखाएगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड रात में कौन सी सिग्नल दिखाएगा? तो रात हो जाने पर सफेद बत्ती ऊपर नीचे करके वो संकेत देगा कि गाड़ी विखंडन हो गई है। अगला प्रश्न है, गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के वाहनों के हाथ बांधे जाएंगे। तो गाड़ी विभाजन के समय 10 यूनिट या 50% जो अधिक हो वो हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन भेजने के लिए TH602 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा और इंजन की गति कितनी हो रहेगी? तो इसमें गाड़ी को सहायता इंजन के रूप में यदि भेजा जाता है तो गाड़ी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला प्रश्न है, छोटी लाइन पर पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतराल पर लगाया जाता है? यदि छोटी लाइन है तो पहला पटाखा 400 मीटर के अंतराल पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किस ओर से आवश्यक है? तो सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव दोनों ओर से किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर ACF के दौरान पहली गाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो यदि ACF हो जाती है, ACF मतलब होता है ऑल कम्युनिकेशन फेल, तो उस समय पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, हॉट एक्सल वाली गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? यदि हॉट एक्सल वाली गाड़ी को लूप लाइन पर ले रहे हैं तो उस समय उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होगी। अगला प्रश्न है, 5 बॉक्स वाहन की शंटिंग की इम्पैक्ट गति कितनी होगी? तो 5 बॉक्स वैगन का शंटिंग कर रहे हैं तो उसकी इम्पैक्ट गति होगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी की ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? तो एयर ब्रेक युक्त यदि सामग्री गाड़ी है तो उसका BPC का वैधता 15 दिन तक होता है। अगला प्रश्न है, माल वाहन तथा कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा 60 mm और कितना होता है? तो माल वाहन में 60 mm और कोचिंग वाहन में 50 mm तक फ्लैट टायर की अनुमत सीमा होती है। अगला प्रश्न है, गाड़ी विभाजित किए जाने पर गार्ड द्वारा लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाता है? तो गार्ड द्वारा लोको पायलट को T609 दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर कितना होता है? तो पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर T1410 होता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी इकरारी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होती है? तो अस्थायी इकरारी लाइन के समय प्रथम गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, फ्लैट टायर युक्त गाड़ी की सेक्शन क्लियर करते समय अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो फ्लैट टायर युक्त यदि गाड़ी है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वो सेक्शन क्लियर करेगा। अगला प्रश्न है, गाड़ी की हेडलाइट खराब होने पर अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो गाड़ी का हेडलाइट यदि खराब हो गया है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। अगला प्रश्न है, गार्ड को इंजन पर बुलाने हेतु
लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? तो गार्ड को यदि इंजन पर बुलाना है तो लोको पायलट के द्वारा 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाई जाती है। अगला प्रश्न है, केवल एक गाड़ी परिस्थिति में गाड़ी का बचाव किस ओर से किया जाएगा? तो केवल एक गाड़ी परिस्थिति में गाड़ी का बचाव दोनों ओर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, सीसी रेख वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर कितने प्रतिशत ब्रेक पावर होना चाहिए? तो यदि प्रस्थान स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर होनी चाहिए। रोक संकेतक अवरोध से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो रोक संकेतक 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गाड़ी संचालन के दौरान खराब सिग्नल दिखे तो इसकी सूचना लोको पायलट कौन सी सीटी बजाकर देगा? तो लोको पायलट 1 लंबी 2 छोटी सीटी बजाकर इसकी सूचना देगा। अगला प्रश्न है, फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोक सिग्नल से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? तो फॉग सिग्नल पोस्ट 270 मीटर की दूरी पर प्रथम रोक सिग्नल से लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरी निकास होने पर कितने मिनट पर निकलना चाहिए? यदि दोहरी निकास है तो 15 मिनट की देरी पर ही निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है, अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति कितनी होती है? तो अस्थायी इकहरी लाइन के समय दूसरी गाड़ी की गति समान होती है और पहली गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है, MACLS व्यवस्था में बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को पिछले स्टेशन से कौन सा प्राधिकार पत्र दिया जाएगा? तो यदि MACLS व्यवस्था में होम सिग्नल बुझा हुआ है तो T3691 दिया जाता है, जो पिछले स्टेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेशन से बिना ब्रेकयान की गाड़ी के थ्रू जाते समय गति क्या होगी? तो बिना ब्रेकयान की गाड़ी है तो उसका गति समान होती है। अगला प्रश्न है, खंड नियंत्रक प्रतिदिन कितने बजे अपने सभी स्टेशनों को सही समय की जानकारी देगा? तो इसका सही उत्तर है 16 बजे। अगला प्रश्न है, खंड नियंत्रक रेल के संभाषण संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यातायात के संचालन के लिए खंड नियंत्रक जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विशेष अनुदेश PCOM के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना ड्रिल DRM द्वारा आदेशित होता है और उसे किसके द्वारा पर्यवेक्षक में कराया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ADRM और सीनियर DSO और या तो DSO के पर्यवेक्षक में कराया जाता है। अगला प्रश्न है, TSL उन 2 स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है और किसको बंद माना जाएगा? तो C क्लास स्टेशन को और IBS को उस समय बंद माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य हेतु अधिकतम कितनी ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है? तो एक बार में 5 ट्रैक मशीनें काम कर सकती है। अब हम 50 के आगे 51 से अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।